स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। आज फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर को जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। कल थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, शॉर्ट्स वगैरह पे चल गया था, तो आज ये सारी चीज़ों को हटा करके हम आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। विश्वास मुझ पर रखिए, गारंटी मेरी है आपको मैं पूरा चैप्टर इतने बेहद अच्छे तरीके से सर पढ़ा दूंगा कि गारंटी है आप जीवन में इसको भूल करके दिखा देंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि हाँ आप भूल नहीं पाएंगे। और चलिए फिर तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सर नेशनलिज्म इन इंडिया। हमको कहानी पढ़नी है कि भारत में कैसे स्टार्ट हुआ राष्ट्रवाद। सबसे पहले भारत में किस तरीके से लोगों के अंदर ज्वाला या आग लगी कि हाँ भारत को आजाद कराना है। ये आग लगाई गई तो 1857 में थी, ये चिंगारी 1857 में शुरू हो गई थी। लेकिन ये कहानी, एक मिनट, ये शुरू कब हो गई थी? 1857 में। लेकिन ये आते आते और ज्यादा भयानक मोड़ इसने तब लिया जब हुआ 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसने सबसे अपना भयानक रूप लिया। अब कैसे लिया आइए समझते हैं। देखिए, भारत में कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस बनी है 1885 में। कांग्रेस बनी है 1885 में। तो भारत में पार्टी आ गई थी कांग्रेस की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हो रहा था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हो रहा था। ब्रिटेन भी इसमें लड़ रहा था, इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन का कब्जा कहाँ था? इंडिया पे। तो इंडिया से ब्रिटेन के लोगों ने वादा करा कि आप हमारी सहायता करिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने में, क्योंकि ब्रिटेन को बहुत ज्यादा जरूरत थी सैनिकों की, है ना। तो सब कहाँ से जाने थे? इंडिया से। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता करिए, बदले में हम आपको आजादी देंगे। और एक बात और रखी गई, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब बदले में ये रखा गया कि हाँ आप भारत को आजाद करेंगे, ये हमारा सब इंडियंस सपोर्ट करेंगे। तो इंडियंस ने सपोर्ट करा। लेकिन हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन लड़ रहा था तो इंडिया ने हेल्प तो करी, लेकिन इन्होंने इंडिया के ही पीठ में क्या फूंक दिया? खंजर। अब किस तरीके से खंजर होगा आइए देखते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ इफेक्ट्स पड़े इंडिया में, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो जब युद्ध होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ खराब परिणाम होंगे। कौन कौन से परिणाम खराब होते हैं? एक तो इकोनॉमिक फैक्टर होगा, यानी पैसे की तंगी आ जाएगी देश के अंदर। पैसे की तंगी इसलिए देश के अंदर आएगी क्योंकि सर युद्ध हुआ है और युद्ध में सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, सैनिकों के ऊपर होते हैं, है ना। युद्ध में यूज होने वाली मशीन्स में खर्च होते हैं पैसा, गोली बारूद इन सब में खर्च होता है, तो पैसा बहुत ज्यादा यूज होता है। और कोई सामान बाहर आप बेच नहीं पाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, आपका बिजनेस ठप हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। ये वाली बात समझ आई। तो इंडिया में ये इफेक्ट कैसे पड़ा आइए देखते हैं। तो सर जैसे ही ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध शुरू करा तो ब्रिटेन को चाहिए थी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा उनको खर्च करना था, डिफेंस में पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना था, है ना। सामान, बंदूक, गोली, बारूद, है ना, इन सब पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना था। तो इन सब चीजों के लिए उसने क्या लिया? लोन्स लिया। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। बहुत तेजी से ये डिफेंस में खर्चा करा। कैसे करा? फाइनेंस बाय मैसिव वॉर लोन्स। और इन सब चीजों का पैसा कहाँ से आया? बहुत बड़े बड़े लोन लिए। अब लोन चुकाने भी पड़ेंगे, तो लोन चुकाने के लिए इन्होंने क्या करा? कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, यानी जो टैक्स लिया जाता था लोगों से वो इंक्रीज कर दिया। तो खंजर भूख रहे हैं कि नहीं भूख रहे हैं? इंडियंस ही इनको साथ दे रहे हैं और ये इंडियंस पे ही क्या कर रहे हैं? टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं। तो पहली बात डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये दिक्कत हुई इंडिया के लोगों को। दूसरी दिक्कत पैदा हुई इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जो अभी आज तक टैक्स लगता ही नहीं था, है ना। कि आपकी आय पर टैक्स लगेगा, आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा, यानी आप जितना कमा रहे हो पैसा, उस पैसे पर टैक्स लगाएगी सरकार कि हाँ आप इतना कमा रहे हैं तो आपको इतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा। यानी सरकार ही आपको पहले पैसे देगी कमाने के, या आप प्राइवेट कमा रहे हैं तो वो भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको उसी में से कुछ परसेंट रुपया आपको किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। ये सिर्फ किस लिए आया? कि सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? पैसे कमा सके। तो पहली बात इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा गया। दूसरी बात, जब सर युद्ध होता है, जब भी वॉर होगा
तो सप्लाई रुक जाती है ना। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हो रहा था, तो रसिया और यूक्रेन से जो भी चीजें भारत में आती थी तो वो क्या हो गई, उनकी सप्लाई रुक गई। तो जब भी युद्ध होता, जैसे अभी ईरान से हो रहा था, तो तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह की सप्लाई क्या हो गई थी, रुक गई। तो जब भी युद्ध होते हैं तो सप्लाई रुक जाती है, यानी सर बाहर से सामान आना बंद हो जाएगा और अपने यहाँ का सामान जाना भी बंद हो जाएगा, ना हम भेज सकते हैं सामान, ना वहां से आएगा। तो सर जब आप सामान बेचेंगे नहीं और ना ही हमारे यहाँ सामान आएगा, तो डिमांड तो उतनी ही ज्यादा है लोगों को, है ना। लोग तो उतने ही है, खाने वाले तो उतने ही है, लेकिन खाना तो है नहीं उतना। तो क्या होगी, जो प्राइसेस होंगी चीजों की, अब वो सामान कम है, बेचना है, तो लोग प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, है ना। लोग तो यही करते हैं ना, उनको तो इससे मतलब नहीं कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, लोग तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए सोचेंगे। तो लोग क्या करेंगे, उसको बहुत महंगे महंगे प्राइसेस में बेचेंगे। तो हुआ भी यही, बिटवीन 1913 एंड 1918 प्राइसेस ऑफ द बेस लाइन कमोडिटीज डबल्ड। इतना ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुआ कि सामान के पैसे डबल हो गए। और इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, बहुत भयंकर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तंगी आ गई, पैसे की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई, लोग एकदम भूख से मरने लगे। अच्छा, ये तो सब ठीक था। अंग्रेज तो अभी चलो ठीक, इतना ज्यादा लोग दुखी नहीं थे अंग्रेजों से। और ज्यादा दुखी तब हो गए जब सैनिकों की भर्ती के लिए इन्होंने क्या कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट करा। फोर्स रिक्रूटमेंट यानी जबरदस्ती लोगों को कहां शामिल करा, अपनी सेना के अंदर, कि हाँ भैया आपको भर्ती करा जाता है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रिटेन के लिए लड़ना पड़ेगा जाकर के। अब कौन जाएगा दूसरे देश के लड़ने के लिए, अपने देश को तो समझ आता है, लेकिन दूसरे देश के लिए लड़ने कौन जाएगा। तो इन्होंने जबरदस्ती लोगों को क्या करना शुरू करा, आर्मी में भर्ती करना शुरू करा। और लास्ट बात कंगाली में आटा गिला, कि ये सब तो ठीक है, लोग तो ऐसे ही इतने परेशान, बेचारा युद्ध चल रहा है, देश में टैक्स बढ़ा दिया गया है ना, सामान के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ये तो सब सही था, चलो ठीक है, सामान के प्राइसेस बढ़े हैं, नहीं खरीदेंगे सामान, कुछ खेती वेती करके कमा लेंगे। दिक्कत तो तब पैदा हुई कि जब क्रॉप ही फेल कर गई, यानी अब खेती करके भी पैसा कमाया नहीं जा सकता, अब खेती से भी पैसा कमाया नहीं, क्रॉप ही फेल हो गई, फसल ही बर्बाद। और ये चलो ये भी ठीक मान लिया, एपिडेमिक भी आ गई, यानी सब तरीके से उसी समय पर एपिडेमिक, महामारी आई जो हर साल 100 साल बाद आती है लगभग, जैसे कि कोरोना आया था अभी 2019 में, तो उस समय भी 1918 और 1920 के 21 के बीच में भयंकर महामारी आई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से लगभग कितने लोग इफेक्ट हुए, 1213 मिलियन, 12 से 13 मिलियन, 12 मिलियन मतलब 10 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 मिलियन कितना, 10 लाख, तो 10 मिलियन कितना, 1 करोड़, यानी लगभग 1.2 करोड़ टू 1.3 करोड़ लोग इफेक्ट हो गए। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भर गया, बहुत ज्यादा आक्रोश भर गया, भी बहुत ज्यादा क्या हो गए, परेशान हो गए थे, किससे, अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने आगे चल करके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा था कि हम आपको छोड़ देंगे, अंग्रेजों ने ये भी ये भी शर्त नहीं मानी, कि अभी तक तो ठीक थे जब तक चल रहा था, कि लोगों ने कहा चलो ठीक है यार, झगड़ो किसी तरीके कम से कम आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन ने आजाद भी नहीं करा भारत को। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो चुका था, लोगों के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश था कि अब वो वायलेंस पर भी उतर आए थे। अब लोग जो थे वो अंग्रेजों से एकदम नाखुश हो गए थे कि हाँ अब भैया अंग्रेजों की अब एक भी बात माननी नहीं है। अगर यहाँ तक आपकी बात, आपको हमारी बात पल्ले पड़ी हो तो जल्दी से कमेंट पे लिख दीजिए कि हाँ सर इतना समझ आ गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। और फिर सर यहीं पर इसी सब चीजों के बीच में 1916 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल ही रहा होता है तो एंट्री होती है द मेन गांधी जी की। किसकी होती है, गांधी जी की। दिख रहा है यार एकदम साफ, हाँ दिख तो रहा है। 1 मिनट में और इसको सही कर देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा साफ दिखे। वेट अ सेकेंड, ये और इसको इंक्रीज कर लिया जाए। वेट अ सेकेंड, ये ठीक है, ये इतना रहेगा तो अब कम से कम दिखेगा आपको और ज़्यादा अच्छे से। मैं देख लेता हूँ एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है आपको। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक सही दिखाई दे रहा है। चलिए इसको लॉक कर दिया जाए, हाँ अब दिखाई देगा। चलिए तो हुआ क्या, फिर इसी सब चीजों के बीच में एंट्री होती है एक महान शख्सियत की जिसका नाम है गांधी जी, महात्मा गांधी। ये अभी तक कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में। इन्होंने साउथ अफ्रीका में रेवोल्यूशंस करे, है ना। ये भारत में रेवोल्यूशन नहीं, ये साउथ अफ्रीका में सिर्फ क्या एक सिलसिले में गए थे, जो कि केस पहले वीडियो में मैंने बताया, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता हो जाकर के देख ले।
कि गांधी जी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, वहां पर इन्होंने एकदम गदर काट दी थी, रेवोल्यूशन करा बहुत भयंकर तरीके से, है ना। तो फिर इंडिया के लोगों ने कहा यार भारत का ही आदमी, भारत में हम लोग खुद अंग्रेजों से परेशान है, लेकिन कोई भारत का आदमी जा करके साउथ अफ्रीका में बवाल काटे है, वहां पर एकदम अंग्रेजों को खतरनाक तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है एक तरीके से, है ना, अंग्रेजों की। तो कोई आदमी जा करके इंडिया का साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहा है, बवाल काटे, तो वो साउथ अफ्रीका तो वो तो इंडिया का ही है ना, तो इंडिया में आएगा तो क्या बवाल काटेगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी को कहाँ बुलाया गया, इंडिया बुलाया गया। और गांधी जी जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। उस समय गांधी जी की कितनी एज हो चुकी थी, 46 ईयर की एज हो चुकी थी। महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था, नहीं लिखा है लिख लीजिए, गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी के गुरु ने कहा कि अगर आपको भारत में काम करना है तो तुरंत आकर के, आप भारत में बुलाया गया है सब सही है, लेकिन आप भारत में आकर के तुरंत लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से, पहले भारत को जानना होगा तुमको। और इसके लिए भारत को अगर जानना है तो गांवों में जाओ, भारत के किसानों को देखो, भारत की आम जनता को देखो जो गांवों में बसती है, क्योंकि भारत सर शहरों का देश नहीं, गांवों का देश है। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो कल्चर है, भारत के जो रहने वाले लोग हैं वो गांवों से निकल करके आते हैं। अगर तुमको गांव की स्थिति अच्छी दिख गई तो मतलब देश अच्छा होगा। और गांधी जी 2 साल तक 1915 से लेकर के 1917 तक, 1915 से लेकर के 1917 तक ट्रेवल करते हैं इंडिया में, ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया, और गाँव में जाते हैं। और गांधी जी देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है, ये सारी चीज़ें। तो गांधी जी ने कहा कि सर लड़ना तो पड़ेगा, हम लड़ने तो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आए थे, लेकिन अब मुझे अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक चीज़ें ये दिख रही हैं जो देश को अंदर से अंदर ही खा रही हैं। अंग्रेज तो किसी ना किसी दिन छोड़ के जाएंगी, लेकिन अगर गरीबी रही तो ये इंसान को ही खा जाएगी, ये पूरी तरीके से जनता को ही बर्बाद कर देगी, कास्टिज्म जनता को ही बर्बाद कर देगा। यानी अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है तो मुझे सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, मुझे गरीबी से भी लड़ना पड़ेगा, मुझे जातिवाद से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा गरीबी थी सर, इतनी ज्यादा गरीबी हो चुकी थी, क्योंकि सारा पैसा तो अंग्रेज लूट रहे थे। सारा पैसा कौन लूट रहा था, अंग्रेज लूट रहे थे। तो गरीबी बहुत ज्यादा हो चुकी थी इंडिया में। तो गांधी जी ने कहा कि सर मुझे गरीबी से भी लड़ना पड़ेगा। और जातिवाद जो अभी भी भारत के, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं बहुत हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इस पे निसंकोच आप अपने माता पिता को भी समझाइए, अगर वो ऐसा करते हैं कि कोई भी, आप अगर अपर कास्ट के हैं और लोअर कास्ट को अपने घर में पानी नहीं पीने देते हैं या खाना नहीं खाने देते हैं, सर ये सरकार जो, मतलब सरकार हम आपको कह रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट को नहीं, कि सर सबके अंदर वही खून बह रहा है, वही चीजें हैं। जब आप पैदा हुए थे तो ये पूछ के पैदा नहीं हुए थे कि ये हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है या किसका घर है। आप जब पैदा हुए थे उस समय ना आपकी जाति थी, ना आपका धर्म था, कुछ नहीं था, सिर्फ आप एक इंसान थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है कि आप ह्यूमैनिटी को प्रेफर करिए। इतना अगर पढ़े लिख गए हो तो हमारी बात मानना, अगर हमको कुछ भी मानते हो, बड़ा भैया कुछ भी मानते हो ऐसा, तो एक बात मेरी बस याद रखना कि सर ये बहुत नीचता की चीज़ें हैं, बहुत नीची चीज़ें हैं, इनसे ऊपर उठना है तभी हमारा देश भी डेवलप कर पाएगा। और इसके लिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम बहुत ऊपर तक तो नहीं ले जा पाएंगे, हाँ जब छोटे छोटे स्तर पर काम करा जाता है तो वही बड़ा बन जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं, इससे आप अपनी सोसाइटी में चेंज लाइए, अपने चारों तरफ उन लोगों को भी समझाइए कि यार भैया थोड़ा सा तो ये समझाइए। जैसे मैंने आपको समझाया कि जब पैदा हुए थे तो क्या कुछ स्टैंप लग करके आया था क्या कि आप इस जाति में पैदा हुए, उस जाति में पैदा हुए, ये रिलीजन, या आपको जब रिलीजन दिया गया था, जब आपको जिस धर्म में गए थे, क्या आपसे पूछा गया था या आपको उस समय पर बताया गया था कि ये धर्म है? नहीं ना। लेकिन जब पैदा हुए थे तो ये उसी धर्म के हिसाब से पैदा नहीं हुए थे, तो इसी हिसाब से, न जाति के हिसाब से। तो अगर शायद, मुझे जो लगता है, अगर शायद उस बच्चे से पूछा जाता कि तुम किस जाति में रहना चाहते हो, तो कभी भी नीचे जाति वाला लड़का या लोअर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट में तो नहीं रहना चाहता। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको, इन सब चीज़ों को सुधारना है, यही पढ़ाई का अस्तित्व है। तो गांधी जी ने कहा कि सर देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, मुझे इन सब चीज़ों से भी हटाना पड़ेगा। तो ये पहले नेता थे जिन्होंने गरीबी के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने कास्टिज्म के लिए आवाज़ उठाई। ये वो नेता है जिन्होंने हरिजन कहा, पहली बार हरिजन नाम सुना होगा, हरिजन कहा, नीची कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को हरिजन कहा। इसलिए कहा कि ये हरि के जन है, सिर्फ उनका मान बढ़ाने के लिए। हरि के जन यानी ये गॉड्स के, भगवान के गढ़ हैं,
भगवान के लोग हैं उनको हरिजन बोला जाता है, जो हरिजन इसीलिए बोला जाता है, गांधी जी का वर्ण। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। गांधी जी ने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के खिलाफ जिस मेथड से लड़ेंगे उस मेथड का नाम है सत्याग्रह। उस मेथड का नाम क्या है? सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह? आइए समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है टू फाइट फ्रॉम द ऑपरेशन बाय ट्रूथ। कि आप उससे लड़ रहे हैं जो ऑपरेसर है, जो आपको सता रहा है, और किसकी सहायता से लड़ रहे हैं? ट्रुथ के। गांधी जी ने कहा कि वायलेंस किसी भी चीज का सही सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर वायलेंस आप करेंगे तो एट द एंड आपको यही लगेगा कि वायलेंस से कुछ रिजल्ट मिला नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है सर, तो उससे नुकसान दोनों तरफ का होता है, सिर्फ हमारा ही नहीं होता, दूसरे देश का भी होता है, हमारा भी होता है, तो इससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर हमको अंग्रेजों से लड़ना है तो हम सत्याग्रह को अपनाएंगे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हम जिस लिए लड़ रहे हैं वो एक सच है, वो एक सच्चाई है, और वायलेंस उसके लिए यूज करा जाता है जब आप झूठ के लिए लड़ रहे हो। झूठ का सहारा वायलेंस होता है, जबकि सच्चाई का जो सहारा होता है वो नॉन वायलेंस होता है। तो गांधी जी ने कहा कि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम ऐसी कुछ सी बात के लिए तो लड़ नहीं रहे जो झूठी है, तो हम क्यों लड़े, हम मारपीट के क्यों लड़े? जब हम सच हैं तो हम मारपीट पे क्यों उतरे? हम तो सच्ची है ना, तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा कि हम सच हैं। तो गांधी जी ने यही बात कहा, इफ द कॉज इज ट्रू, इन्होंने कहा कि जिसलिए आप लड़ रहे हैं अगर वो सच है, एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जिस लिए लड़ रहे हैं अगर वो अन्याय है, यानी अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो इन्होंने कहा कि उसके लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं, यानी आपको शरीरी ताकत की जरूरत नहीं कि आप शरीर से लड़िए। विदाउट सीकिंग द वेंजेंस ऑफ और बीइंग एग्रेसिव, a सत्याग्रही कुड विन द बैटल। यार ये क्या कर रहा है रुको। a सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि बिना किसी एग्रेशन के दिखाए हुए, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी वायलेंस के एक सत्याग्रही जीत सकता है। किसके थ्रू? नॉन वायलेंस के थ्रू। उन्होंने कहा कि सत्याग्रही किसी भी युद्ध को नॉन वायलेंस के थ्रू जीत सकता है। समझ आ गई बात? और ये कैसे जीतेगा? कि जो भी ऑपरेसर है, जो भी आपको सताने वाला है, यानी जो भी अंग्रेज सरकार को इन्होंने बोला, उसकी आत्मा में बदलाव कर दिया जाए। ये वाली बात समझ आई? तो गांधी जी ने सिंपल सी बातों में समझे, तो गांधी जी ने कहा कि हम को अगर सच्चाई के लिए लड़ना है तो उसके लिए हमको वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वायलेंस उसके लिए जरूरी होता है जब आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे हो। समझ आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो गांधी जी आए ही थे इंडिया, और गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए। कितने सत्याग्रह करे? शुरुआत में ही धाड़ मार रहा है ना, एक के बाद एक मिसाइल दागी। सबसे पहले जो सत्याग्रह करा उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, ये थोड़ा डीप में समझते हैं इस बात को। चंपारण सत्याग्रह, पहले यहां पर चंपारण सत्याग्रह समझेंगे। चलिए, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? चंपारण है बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो हुआ क्या था सर? चंपारण में गांधी, अच्छा हुआ कब ये भी याद रखना, एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतना ही पढ़िएगा। 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ क्योंकि चंपारण में खेती करी जाती थी इंडिगो की। इंडिगो क्या होता है? नील। नील का मतलब सर, पहले कपड़ों को रंग चढ़ाने के लिए इंडिगो चढ़ाया जाता था उसमें, और ये इंडिगो 3/20 ऑफ लैंड पे करना था। जितनी भी जमीन होगी उसके कितने पार्ट्स में? 3/20 ऑफ लैंड। ये मस्ट था, नेसेसरी था कि इतनी जमीन में तो उगाना ही पड़ेगा आपको इंडिगो, और अगर नहीं उगाएंगे तो अंग्रेज सरकार उसके खिलाफ आपके एक्शन लेगी। तो बिहार के लोग इतना उगाते ही थे। फिर उसके बाद इसको कौन खरीद लेता था? अंग्रेज, और इसको महंगे दामों में बेचते थे। लेकिन उसी समय पर हुआ क्या, जर्मनी नाम का देश जो है उसने इसका एक आर्टिफिशियल चीज निकाली जिसको बोलते हैं वुड। तो गांधी जी ने आर्टिफिशियल चीज निकाली, सॉरी गांधी जी, जर्मनी ने। और जर्मनी ने जो इंडिगो पहले खेती करके पैदा होता था, ये मशीन से बना देते थे नील। अब जो खेती करके चीज पैदा हो रही है वो महंगी होती है, जो मशीन से बनती है वो सस्ती। तो जर्मनी की चीजें बिकने लगी और इंडिगो कोई खरीद ही नहीं रहा था क्योंकि महंगी पड़ रही थी। तो अंग्रेजों ने, जब कोई खरीदेगा नहीं तो अंग्रेज बेचेंगे क्यों? तो अंग्रेजों ने बिहार के लोगों से मना कर दिया कि हम इंडिगो अब आपसे नहीं लेंगे। अब भैया इंडिगो ऐसी चीज थी जो अगर एक बार जमीन में लगा दी जाए तो जमीन की फर्टिलिटी लूज हो जाती थी, यानी जमीन उपजाऊ नहीं रहती थी।
तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, आप तो इंडिगो खरीद नहीं रहे पहली बात तो हमसे, और दूसरी बात जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, तो अब हम उससे कुछ पैदा भी नहीं कर सकते, कोई दूसरी क्रॉप भी नहीं लगा सकते। तो इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान थे। तो इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने मांग करी कि हाँ हमको पैसा क्या चाहिए, वापस चाहिए। समझ आ गई बात। तो अगर कोई पूछे कि चंपारण सत्याग्रह किसके लिए करा गया, तो ये किसके लिए करा गया, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। किसके लिए करा गया, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। समझ आ गई बात। अगर यहाँ तक समझ आई हो तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ तक तो एकदम बात पल्ले पड़ गई है, दिमाग में A to Z ईच एंड एवरीथिंग हमारे दिमाग में घुस गया है एकदम अच्छे तरीके से। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, और हाँ ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह, और यही पहली जीत थी गांधी जी की यहाँ पे इंडिया में, फर्स्ट विक्ट्री। और यहाँ से गांधी जी, इतना माहौल बन चुका था बिहार में गांधी जी का, एक चलिए स्टोरी सुन लीजिए। इतना भौकाल बन चुका था कि जब चंपारण में गए तो हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए, और जैसे ही हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए तो डीएम बेचारा वहां का डर गया कि यार ये कौन आ गया है चंपारण में जो इतना खतरनाक आदमी है कि हजारों लाखों लोग सब देखने के लिए चले आ रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट कर दिया है तो बवाल गाड़ देगा। तो डीएम ने तुरंत एक ऑर्डर जारी करा, और ऑर्डर जारी करके कहा कि गांधी जी को चंपारण में बैन करा जाता है, गांधी जी को चंपारण में क्या करा जाता है, बैन, गांधी जी को चंपारण छोड़ना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। गांधी जी ने कहा कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन हम तो वायलेंस वाले लोग हैं नहीं, तो हम आपके ऑर्डर को नहीं मानते हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको ऑर्डर नहीं माना है, इसीलिए हमको क्या कर लीजिए, सरेंडर, क्योंकि हमने तो गलती करी है आपके ऑर्डर को ना मान करके, हम जुर्माना भी बनने के लिए तैयार हैं। तो गांधी जी कोर्ट गए और वहां पर कहा कि भैया हमने इनका ऑर्डर नहीं माना है डीएम का, हमसे गलती हुई है और ये गलती हमने जानबूझ के करी है, हमको सरेंडर कर लीजिए और जुर्माना भरने के लिए हम तैयार हैं। भौकाल देखिए सर उनका कि जब वहां गए तो जज ने जब भीड़ देखी तो जज खुद डर गए और उन्होंने कहा कि हम आपको बेल दे रहे हैं। जबरदस्ती बेल दी गई, जबकि गांधी जी कह रहे थे कि हमको बेल नहीं चाहिए, आप जेल में जा रहे हो, और जज खुद कहे कि भैया हम आपको जेल में नहीं रखेंगे सरकार, आप जाइए, हम आपको खुद बेल दे रहे हैं। सोचो औरा क्या होगा, है ना, औरा एकदम खतरनाक। समझ आ गई बात, गांधी जी का औरा यहाँ पर एकदम खतरनाक है। तो ये गांधी जी की विक्ट्री थी चंपारण में, और तुरंत अंग्रेज मान गए और गांधी जी ने सबसे पहली बार अंग्रेजों को हार दिखाई। समझ गए कि नहीं समझ गए, पहली बार कोई एक नेता था जिसने अंग्रेजों को हार का सामना कराया। फिर दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ईयर गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ है। कब हुआ है, 1918। खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा जो है वो गुजरात में है। खेड़ा गुजरात में एक जगह का नाम है। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए इसको देखते हैं। तो खेड़ा क्या है, गुजरात में एक जगह का नाम है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ, अब हुआ क्या कि खेड़ा में 1918 भी देखा ही, तो वहां पर जो क्रॉप थी वो फेल कर गई, क्रॉप फेल कर गई। तो जब फसल फेल कर गई, क्रॉप फेल, तो जब फसल फेल कर गई तो जो पीजेंट्स थे वहां पर, जो किसान वगैरह थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो क्या पे कर सकें, टैक्स पे कर सकें। उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो टैक्स पे कर सकें। तो अरे हर सब पे उस समय टैक्स सबको देना पड़ता था। अब भैया जब फसल ही नहीं हुई तो पैसा कहाँ से दे देंगे, जमीन के लिए पैसा देना पड़ता था कि इतनी जमीन है तेरा पैसा देना पड़ेगा। तो अब पीजेंट्स बेचारे बड़ी दिक्कत में थे और ये माफ भी नहीं कर रहे थे कि भैया फसल खराब हो गई, कम से कम माफ तो करिए, जब फसल होगी तो पैसा देंगे। तो खेड़ा के लोगों ने भी किसको बुलाया, द वन मैन आर्मी, गांधी जी को। गांधी जी को बुलाया जाता और गांधी जी कहते हैं भैया ऐसे नहीं चलेगा, गलत बात, आपको पैसा तो माफ करना पड़ेगा, रेवेन्यू माफ करना। तो क्या लिखा है, पीजेंट्स हिट बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक कुड नॉट पे रेवेन्यू। जो पीजेंट्स वगैरह थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, डिमांडेड रेवेन्यू कलेक्शन रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज। तो इन्होंने किसकी मांग करी थी कि हाँ भैया कुछ या तो कमी करिए या तो माफ करिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। और फिर गांधी जी जाते हैं एकदम भौकाल तरीके से गदर करते हैं और ये भी क्या हो जाता है आपका, सक्सेसफुल। तो 2 लगातार सक्सेसफुल। अब गांधी जी का ऑरा एकदम चरम सीमा पे कि गांधी जी जहां जाते हैं वो तुरंत बात मान ली जाती है। कोई भी समस्या हो तो किसको बुलाओ, गांधी जी को बुलाओ, क्योंकि गांधी जी ही हैं जो अंग्रेजों को हराने पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब खुद सोचिए, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था, 1857 से 1915 के बीच में जो कोई नेता नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ आकर के 2 साल में ही गदर काट दी इन्होंने। तो ये ऑरा था। ऑरा का मतलब कि ये वो महान हस्ती थे, ये इतनी आगे की सोच रखते थे कि बिना लड़े हुए सिर्फ किससे,
नॉन वायलेंस से, सिर्फ लोगों के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों को अपनी बातें मनवाना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए, जब आप बिना लड़े इतना कर सकते हैं तो अगर लड़ते तो क्या करते? जब बिना लड़े, जब बिना हथियार उठाए ये सब हो रहा है, तो हथियार उठा लिया तो फिर क्या हो जाएगा? क्या अंग्रेज तुरंत ही छोड़ कर चले जाए कि भैया ठीक है ये तो आदमी बहुत खतरनाक है? ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि अगर हथियार उठा लेते तो क्या होता, जब बिना हथियार उठाए कि अंग्रेज बात मानने लगे तो हथियार उठाते तो क्या होता? फिर अगली बात है अहमदाबाद। लास्ट सत्याग्रह जो है इनका कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आपका कहाँ है? गुजरात में। वहां पर क्यों हुआ? तो ध्यान से देखिए, आपको यही याद रखना है कि क्यों हुआ, किसने करा। तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ। अब हुआ क्या? कॉटन मिल वर्कर्स का मतलब कि जो कॉटन के मिल में काम करने वाले लोग थे, तो उनको बहुत ज्यादा समय के लिए काम कराते थे अंग्रेज और पैसा बहुत कम देते थे। तो उनकी वेजेस में हाइक करने के लिए, वेजेस तनख्वाह बढ़ाने के लिए गांधी जी ने उनका सपोर्ट करा और सत्याग्रह करा। और यहां पर भी गांधी जी सक्सेसफुल, और 35% हाइक करी गई उनकी वेजेस में। कितने परसेंट? 35% वेजेस बढ़ा दी गई उनकी। यहां तक अगर बात समझ आई हो तो जल्दी से कमेंट्स में लिखिए सर बल्ले बल्ले आ गई मजा, यहां तक समझ आ गई। चलिए कोई दिक्कत? लिखते चलिए। कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, समझना है बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये सब चीजें जितना ज्यादा शेयर कर पाना, ये हिस्ट्री है दिमाग में घुस जाएगी, ये गारंटी रामू मिश्रा की है ना। इसको तो बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, एक मैथ हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक एसएसटी हो गया, कमजोर से कमजोर बच्चा तुम लेकर के आओ, हम किस लिए हैं? पढ़ा देंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। चलिए, अब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, सर बेहद खतरनाक कहानी है। थाम के रखिएगा अपनी, है ना, कुर्सी की पेटी को बांध के रखिएगा। इसको समझने के बाद मजा ना आ जाए तो पैसा वापस। चलिए, रॉलेट एक्ट क्या है आइए देखते हैं। रॉलेट क्या है सर? तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह करे, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी पक्का। पानी पी लेता हूँ, फिर रॉलेट एक्ट आपको समझाता हूँ एकदम बेहद अच्छे तरीके से कि रॉलेट एक्ट क्या है। ऐसा दिख नहीं रहा क्या एकदम ऊपर वाला? रुकना, वेट अ सेकेंड। अब दिख रहा? देखो, रुको बहुत ब्लर आ रहा है, इसको साफ कर देता हूँ पहले। हाँ अब सही है, ठीक है। एकदम सही है। चलिए रॉलेट एक्ट देखते हैं क्या हुआ। तो सर जब उस टाइम पर बहुत ज्यादा गांधी जी सत्याग्रह वगैरह लगाना शुरू कर दिया, तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर पूरे देश में गांधी जी के पॉपुलर हो गए कि हाँ सर एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश की जनता को एक साथ रख के चलता है। पूरे देश की जनता उनके लिए कुछ कर सकती है, मर सकती है, कुछ भी करने के लिए तैयार। इतना ज्यादा लोग फैन हो चुके थे। यहाँ तक कि लोग अभी आगे बढ़ेंगे 1920 और 21 के समय पर एक नया स्लोगन आया था कि जब गांधी जी ने शुरू करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो लोगों ने कहा कि गांधी राज आ गया है। गांधी राज का मतलब एक ऐसा राज जहां पर अब अंग्रेज कुछ नहीं है, सब कुछ कौन है? गांधी जी हैं। सब लोग इधर से उधर अंग्रेजों के खिलाफ काम करने लगे। इतना बड़ा भौकाल था कि सिर्फ एक मूवमेंट से ही लोगों को लगा कि अब तो अंग्रेज गए, गांधी राज है, अब तो सिर्फ गांधी जी की चलेगी, है ना। तो ये हुआ था। चलिए, तो हुआ क्या कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी, है ना, विक्ट्री मिल रही थी गांधी जी को हर जगह से। तो इसको कम करने के लिए, अंग्रेजों को और ज्यादा पावर देने के लिए एक एक्ट पास करा गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों को पावर देने के लिए क्या था आइए देखते हैं। ये बहुत तेजी से पास करा गया। किसके द्वारा पास करा गया इसको याद रखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास करा गया। किसके द्वारा पास करा गया? इट वॉज पास बाई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास करा गया। जबकि जो इंडियंस थे उनको, उन्होंने इसका क्या करा था? अपोज करा। उनके अपोजिशन के बाद भी इसको क्या करा गया? पास कर दिया। लिखा डिस्पाइट यूनिफाइड अपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, जबकि उसमें जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उनका क्या, उन्होंने क्या करा था? इसका अपोज कि ये पास नहीं होगा। क्या था सर ये? आइए देखते हैं। इस एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इनॉर्मस पावर, यानी बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई। किसको? इनॉर्मस पावर गिवन टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गिवन टू द गवर्नमेंट। ऐसे देखो, अच्छा क्यों दी गई शक्ति?
कि दबाया जा सके किसको, इंडियंस को। अच्छा, इसके थ्रू अलाउड क्या करा गया, इट अलाउड, इसके तहत, इस लॉ के तहत अलाउड कर दिया गया था, अलाउड क्या, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आइए इसका मतलब समझिएगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, ये वर्ड का मतलब ही कोई नहीं समझा था, पूरे यूट्यूब में छान मारो, बस बता देंगे कि जेल में डाल दिया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब नहीं समझा देगा। विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और नहीं तो देखाओ, अगर मिल जाए तो बताइएगा कि किसी ने समझाया हो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है। चलिए, फॉर 2 years, तो इसका मतलब क्या था सर, इस एक्ट के तहत कोई भी, पहली बात तो पास करा गया किसके थ्रू, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू करा गया, इनॉर्मस पावर दे दी गई सरकार को, बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई, किस लिए, कि इंडियंस को क्या करा जा सके, दबाया जा सके, उनके मूवमेंट को दबाया जा सके। और दूसरी बात, इसमें अलाउड करा गया कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब कि ऐसे लोग जो राजनीति कैदी है, राजनीतिक कैदी का मतलब कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं करा है, सिर्फ वो एक तरीके से राजनीति के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं है, वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। ये बात समझ आई कि नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कैदी, राजनीतिक कैदी का मतलब कि हाँ सिर्फ वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, है ना, पार्टी बनाई थी उन्होंने, इसीलिए उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोला जाता था, पार्टी के मेंबर थे। तो ऐसे लोग जो सिर्फ किसी पार्टी के मेंबर से, किसी को मारा वारा नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कही गई। ऐसे लोगों को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। तो ये इसीलिए आया कि मूवमेंट को दबाया जा सके, कि कोई भी अब मूवमेंट करेगा, कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, हम उसको 2 साल के लिए कहाँ डाल देंगे, जेल में। अच्छा, ये 2 साल के लिए जब जेल में रहेगा, तो आप उस समय पर ना वकील हायर कर सकते हो, ना वकील हायर कर सकते हो कि भैया हम जेल में गए हैं, हमारा वकील हमको छुड़ा लेगा, आप वकील हायर नहीं कर सकते, आप कोई अपील नहीं कर सकते सरकार से, और ना ही आप कोई दलील कर सकते हैं। इसीलिए इस लॉ को नो वकील, नो अपील, नो दलील लॉ भी बोला जाता है। ये नीचे पूरा दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ये बात समझ आ गई रॉलेट एक्ट की। तो ये ऐसा लॉ था। अब जाहिर सी बात है, गांधी जी इसका सपोर्ट करने वाले हैं क्या, नहीं। तो गांधी जी ने जैसे ही देखा कि ये लॉ आया है ना, इतना गंदा लॉ आया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इंडियंस को बहुत ज्यादा दबा रहा था भैया, क्योंकि अब तो कोई भी अगर प्रोटेस्ट करेगा, सरकार के खिलाफ कुछ भी करेगा, तो 2 साल के लिए तो उठाकर डाल देंगे जेल में, तुम उस समय के लिए ना वकील कर पाओगे, ना अपील कर पाओगे, ना दलील कर पाओगे। यानी एक तरीके का ऐसा साधन कि जहां आप कुछ बोल ना पाए, इस तरीके के लिए अंग्रेजों ने इसको पास करा था। अरे यार, ये इतना छोटा क्यों है भैया, हाँ अब आगे देखते हैं। तो इसी के रिस्पॉन्स में गांधी जी ने एक हड़ताल रखी, एक नेशन वाइड हड़ताल, कि अब हम हड़ताल करेंगे, देश के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह रहा, उसका नाम क्या पड़ा, रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि ये जो इसके खिलाफ था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रॉलेट सत्याग्रह पड़ा। अगर ये बात सब दिमाग में घुस रही है तो बताइए। और इसको स्टार्ट करा, रॉलेट सत्याग्रह को कब स्टार्ट करा, अप्रैल 1919, अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड हड़ताल के साथ, कि हाँ हाँ हम पूरे देश में क्या करेंगे, आज स्टार्ट करा गया है रॉलेट सत्याग्रह नेशन वाइड हड़ताल करके। स्टार्टिंग विद हड़ताल ऑन द 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल के द्वारा इसको शुरू करा गया कि अब हम रॉलेट एक्ट को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब ये हड़ताल शुरू करी गई, तो इसी के तहत 10 अप्रैल 1919 को, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हाँ, इन्हीं सब चीजों के लिए करते हुए, तो जब लोग हड़ताल कर रहे थे तो इसी तरीके से हर जगह हड़ताल कर रहे थे। तो इसी तरीके से 10 अप्रैल 1919 में पंजाब में भी हड़तालें हो रही थी। तो वहां पर पुलिस क्या करती है, अमृतसर में फायरिंग करती है एक पीसफुल रैली में। पीसफुल रैली का मतलब कि जहां पर लोग शांतिपूर्वक रॉलेट खिलाफ के क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पे 10 अप्रैल को क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, 10 अप्रैल को वहां पर गोली चला देते हैं एक पीसफुल रैली में। अच्छा, होता क्या, causing retaliatory attacks on banks and public infrastructure, martial law was declared। अब आदमी देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो अब भैया जब तुम गोली चलाओगे तो वो लोग भी तो मारेंगे तुमको। तो जो पब्लिक थी उन्होंने भी रिटेलिटरी अटैक करा, हाँ कि आपने हम पर चलाया तो हम भी तो अटैक करेंगे। तो जब उन्होंने अटैक करा तो वहां पर मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। क्या इम्पोज कर दिया गया था, मार्शियल लॉ। लेकिन लोग तो इस बात से अनजान थे कि मार्शियल लॉ करा गया था, इम्पोज करा गया था, लेकिन लोगों को इसकी खबर थी नहीं
पूरी तरीके से कि मार्शियल लॉ क्या कर दिया गया है, इम्पोज। तो ये कहानी है, समझिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड अब कैसे हुआ है, इसको बहुत डीप में समझाएंगे आपको। अगर यहां तक समझ आया हो तो बताइए कि रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह आया है। रॉलेट सत्याग्रह आया है कब? 6 अप्रैल 1919 में इसको लागू करा गया। और फिर 10 अप्रैल को जब ये 1919 में अमृतसर में लोग पीसफुल रैली कर रहे थे तो वहां पर क्या करी पुलिस ने? फायरिंग करी। और जब पुलिस ने फायरिंग करी तो लोगों ने रिटेलिएट अटैक करा, वापस आपस बाद में अटैक करा, उन्हीं के खिलाफ जवाब में अटैक करा। जब अटैक करा तो क्या इंपोज कर दिया गया? मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया। और जब मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया तो लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि मार्शियल लॉ इंपोज करा गया। मार्शियल लॉ का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मार्शियल लॉ का मतलब होता है कि लोग असेंबली नहीं कर सकते, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, देश मतलब जो भी जगह है वहां पर अगर कोई दंगा फसाद हो जाता है तो उसको रोकने के लिए मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है। ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो बताइए, आ गई होगी है ना, कमेंट्स में लिखे यहाँ सर आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो सर हुआ क्या कि जब ये सारी रैलीज वगैरह चल रही थी तो वहां पर 3 लोग थे, नहीं 2 लोग, 2 बहुत फेमस मेंबर थे पंजाब में। अगर ये भी कोई बता दे तो बता देना, पूरे यूट्यूब में छान मारो। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये 2 लोग मेंबर्स थे। ये 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। इन लोगों को क्या कर दिए थे? जेल दे दी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत फेमस लोग थे पंजाब में, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया। इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए एक सभा का आयोजन करा गया कि प्रोटेस्ट करेंगे। असेंबली रखी गई, एक कहां पर रखी गई? जलियांवाले बाग में। जलियांवाला बाग जगह है ना, तो जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को इनको छुड़ाने के लिए इन दोनों लोगों को, डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको छुड़ाने के लिए और आगे की योजना बनाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। कहां? जलियांवाले बाग। 13 अप्रैल 1919 का तारीख थी। दिन था बैसाखी का, दिन था बैसाखी। और आप सब जानते हैं पंजाब में बैसाखी बहुत ज्यादा फेमस है, तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी। कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए और कुछ लोग किसके लिए आए? मेला देखने के लिए। मेला भी लगा था, एक ग्राउंड था। अब जो जलियांवाला बाग है, इसको इरेज करता हूँ। अब जो जलियांवाला जो बाग है ना, इसको अगर आपको नोट वोट करना रहा करो, पहले पॉज करा करो फिर करा करो। तो जलियांवाला बाग, इसको ध्यान से समझिएगा, इतना डिटेल में कोई भी बता रहा है, पूरे यूट्यूब में बता रहा हूँ, 10 में पढ़ा रहा हो, अगर कोई तो बता देना सर ये लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ये भी एक बार देखूंगा कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। 13 अप्रैल 1919 को तो जलियांवाला जो बाग था, तो यहाँ पे 2 लोग, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको छुड़ाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए लोग गए। और बैसाखी का दिन था तो मेला देखने के लिए भी लोग गए। 2 तरीके से। अब जो ये जलियांवाला जो बाग है, बैसाखी जलियांवाला जो बाग है, ये 3 तरफ से, 3 टन साइड से बिल्डिंग से घिरा हुआ है। यानी 3 तरफ इसके सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, है ना, इमारतों से घिरा हुआ है। तो इसका गेट सिर्फ एक ही है एग्जिट का, एक गेट है एग्जिट का, यानी निकलने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि 3 तरफ से इसकी चारों तरफ क्या है? मंजिलें, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इमारतें हैं, तो सिर्फ एक ही गेट है एग्जिट का। लोग इकट्ठा किस लिए हुए? कुछ मेला देखने के लिए और कुछ इनके पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वही है, आइए देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ, इनक्लोज्ड का मतलब बंद है, ऑफ जलियांवाला बाग टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, है ना, इन्होंने बताया ना बैसाखी फेयर में मेला देखने के लिए, एंड प्रोटेस्ट रिप्रेसिव लॉज। और ये जो लॉ बनाया गया था रॉलेट एक्ट का, इसके खिलाफ धरना देने के लिए लोग इकट्ठा हुए। मोस्ट रूरल अटेंडीज वर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द एक्ट टू मार्शियल लॉ। और जितने भी गांव वगैरह से लोग आए हुए थे, उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक मार्शियल लॉ इंपोज करा गया है, जिसका मतलब ये था कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन ये सब लोग इकट्ठा हो गए थे। समझ आई बात? तो ये इस बात से अनजान थे कि कौन सा लॉ इंपोज है? मार्शियल लॉ। और इसी बात का फायदा उठाते हैं जनरल डायर। कौन उठाता है? जनरल डायर। तो उस समय पर वहां के जो गवर्नर थे वो थे जनरल ओडायर। वहां कौन थे? जनरल ओडायर। ये इस पे ये जनरल डायर को कहते हैं, जनरल ओडायर जनरल डायर को कहता है कि तुम जाओ और वहां पर लोग मार्शियल लॉ के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, उन पर गोलीबारी
शुरू कर दो। जनरल डायर किसको आदेश देते हैं? जनरल डायर किसको आदेश देते हैं? जनरल डायर को। ध्यान दीजिएगा, ये तो मर गया था बहुत पहले ही। ऊधम सिंह ने जिस आदमी को मारा है वो इनको मारा है। ऊधम सिंह ने इनको मारा है, क्योंकि दिया तो इन्होंने ही था ना मारने के लिए ऑर्डर। ये तो बस गए थे वहां पे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इन द एक्शन क्या होता है? जनरल डायर आता है, एक ही गेट था, जनरल डायर उस गेट को ब्लॉक करता है और जितने भी ट्रूप्स का मतलब पूरी जो सेना की टुकड़ी थी उससे पूरा ब्लॉक करा देता है। टैंक एक लेके जाता है, एक टैंक जो कि सिर्फ कहां गेट को ब्लॉक कर देता है, जो गेट निकलने वाला था वहां पर क्या लगा देता है? टैंक के लोग निकल ना पाए। और चारों तरफ से, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये गेट है तो यहाँ पर टैंक खड़ा हो गया और इसके इधर और इधर यहाँ पर अपनी सेना खड़ी कर देता है और लगातार गोलीबारी शुरू कर पाता है जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, जब तक खत्म नहीं हो जाती, है ना। एंड ऑर्डर ट्रूप्स टू फायर इनटू द ट्रैप क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट एंड स्ट्राइक टेरर इनटू अ सत्याग्रही। तब तक गोलियां नहीं रुकती हैं सर, जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। लोग वहां पर कर क्या रहे थे कि कुआं था, लोग कुएं में कूद रहे थे जान बचाने के लिए, और जब कुएं में कूद रहे थे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सब कूदते जा रहे थे। वो कुआं सर उस दिन पूरा भर गया था सिर्फ लाशों से, मर गए थे लोग। और वहीं पर एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। और सरदार ऊधम सिंह वहां पर पानी पिलाने का काम कर रहे थे सत्याग्रहीज को। और वहां पर जब वो बच जाते हैं और जब देखते हैं कि सर पूरी तरीके से उन्हीं के साथ के रहने वाले लोग, वही अमृतसर के, वही उनके भाई बहन सब, वो सब आज मरे पड़े हुए हैं। फैसला लेते हैं कि आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे जनरल डायर को मारना है। मैं इन सारे अपने भाइयों और बहनों जितने भी हैं इन सब के खिलाफ लड़ूंगा। मैं इन सब के लिए अंग्रेज सरकार से लड़ूंगा और उस आदमी और उस हस्ती को नस्तो नाबूद जब तक कर नहीं लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। इन्होंने सर अपने जीवन के 1940 तक अपने जीवन के 21 साल सिर्फ इसलिए गुजार दिए कि इनको मारना है, जनरल डायर को। 21 साल सोच रहे हो तुम सिर्फ और सिर्फ एक महीने या एक दिन या एक दो दिन तक एक चीज के लिए परेशान नहीं हो सकते हो। तुमको कोई चीज टारगेट दी जाए, आप सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट खत्म, जुनून खत्म। और वो आदमी सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए 21 साल तक लड़ता रहा कि जब तक खत्म नहीं कर दूंगा जनरल डायर को तब तक शांत नहीं बैठूंगा। और फाइनली 1940 में जाकर के जनरल डायर को गोली मार के आते हैं लंदन में। तो ये थे भारत के महान सपूत, कौन? सरदार ऊधम सिंह। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बताना। बहुत अच्छी क्या है सर, ऐसी कहानियों को तो नमन करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो भारत के लिए अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे भारत को, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी। सोचो कोई 13 साल का लड़का फांसी पर झूल जाए सिर्फ इसलिए कि उसने एक गलत आदमी को मार दिया है। ऐसे ऐसे भारत में लोग पैदा हुए कि मारना किसी दूसरे को था लेकिन मर कोई दूसरा गया तो उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया कि मुझे इसको नहीं मारना था, ये मेरी गलती है। और 13 साल की उम्र में फांसी पे लटक गया हो कोई आदमी, खुदीराम बोस। समझिए सर क्या लोग हैं भारत के, कि क्या थी इनकी मानसिकता। 13 साल में तुमको, अभी तुम इतने साल के हो गए, अगर तुमसे बलिदान मान लिया जाए देश के लिए, तुम पीछे हट जाओगे, तुरंत के तुरंत हट जाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी कायरता होती है। समझ आई बात हमारी? कोई दिक्कत? ये थे। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे और अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे जलियांवाले बाग हत्याकांड को। तब तक के लिए इसको शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मुझे अब चाहिए के पार इस वीडियो पे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया ये सर, मुझे पता है आपको भी पता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं